जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 2 20 के दांत एक कहानी है, इनके लेखक परिचय और कहानी को देखेंगे। क्या लेखक परिचय और कहानी को देखेंगे। 20 के दांत एक कहानी है। ये होगा हमारा वीडियो पार्ट 1 जो कि लेखक परिचय और कहानी होगा। उसके बाद आएगा वीडियो पार्ट 2 जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। वीडियो पार्ट 3 सब्जेक्टिव होगा। ठीक, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 2 लेखक 20 के दांत कहानी क्या है। 20 के दांत, ये इसकी विधा क्या है। विधा है कहानी। चैप्टर का नाम है 20 की दांत, विधा है कहानी। तो आइए देखते हैं लेखक परिचय। लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा। लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। इसका जन्म यानी नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को कहाँ हुआ था। पटना के बदरघाट में। पटना के बदरघाट में हुआ था। इसके पिता का नाम यानी नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामा अवतार शर्मा। क्या, पंडित रामा अवतार शर्मा। इनके माता का नाम नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। भाषा, ये बचपन से ही भोजपुरी भाषी थे। बचपन से ही भोजपुरी भाषी थे। मृत्यु मृत्यु क्या हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961। सॉरी 12 सितंबर 1961। इनके प्रसिद्ध रचना यानी नलिन विलोचन शर्मा के प्रसिद्ध रचना थे दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, सत परंपरा, कहानी संग्रह आदि। ये इनके प्रमुख रचनाएं थे। आगे देखते हैं। आगे है अब कहानी 20 के दांत कहानी। तो आइए अब कहानी को पढ़ते हैं और कहानी को अच्छी तरह से समझते हैं। कहानी में क्या हुआ था। देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार, यहाँ मोटर हो जाएगा। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी। सेन साहब ने एक मोटर कार खरीद करके लाया था। वो उसके बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी, मतलब वर्षा हो रहा था उसमें वो खड़ी थी। काली चमकती हुई यानी कार का रंग कैसा था, काला। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा जो सेन साहब की कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की कार काली रंग की थी। सेन साहब की कार काली रंग की थी। चमकती हुई स्ट्रीगल एंड, जैसे कोयल घोंसले से कब उड़ जाए पता नहीं चलता। इसका कहने का मतलब हुआ सेन साहब को इस कार पर सेन साहब को इस कार पर नाज थी। क्या, सेन साहब को इस कार पर नाज है, थी नहीं है। बिल्कुल नई मॉडल यानी बाजार में बिल्कुल नई मॉडल थी। 7,500 में आई। हाँ याद रखिएगा, सेन साहब की जो मोटर कार थी वो कितने में आई थी, उसकी कीमत क्या था। तो सेन साहब की मोटर कार की कीमत थी 7,500। बाजार नहीं होगा, सॉरी हजार होगा। सेन साहब की मोटर कार की कीमत 7,500 में आई थी। आई है। काला रंग, रंग कैसा था, काला। चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। उसमें चमक ऐसा था यानी कार ऐसा चमकता था कि उसमें हम अपना मुंह देख सकते थे, अपना अपना चेहरा देख सकते थे जैसे शीशे में देखते हैं। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की समझो। सामत इसमें यानी कि कार पर एक भी धब्बा या थोड़ा सा भी गंदा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सहमत। क्लीनर और सोफर को खूब डांटते थे। सोफर का मतलब क्या होता है। सोफर का मतलब होता है ड्राइवर। क्या, सोफर का मतलब ड्राइवर। सेन साहब की सख्त मना। सेन साहब की सख्त मना है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। इसका मतलब हुआ सेन साहब के जो बेटी थे, उनके बेटे थे, वो उन कार के पास भटक ना पाए। होंगे ना उनके बच्चे, वो कार के पास भटक ना पाए, इसीलिए बोला है खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। पाँच पाँच ठहरो और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। यानी इसका कहना है ये जो पांचों लड़कियां थी, उनकी पांचों बेटियां थी, वो बड़ी सुशील थी और बड़ी तहजीब मतलब तमीज से बात करते थे, लड़ते झगड़ते नहीं थे, ये कहना है इसका। ठीक है, उनका जीता जागता उदाहरण है। मिस्टर और मिसेज सेन साहब ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, इसकी उन्हें ऐसी तालीम
दी है कि बस, यानी उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनको अच्छी तरह से समझा दिया गया है, बता दिया गया है। ठीक, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। लड़कियां, ये याद रखिएगा, जो किसने कहा था लड़कियां कठपुतलियां है, तो सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था लड़कियां कठपुतलियां है, तो सेन साहब ने कहा था जो लड़कियां कठपुतलियां है। और उसके माता पिता को इस बात पर गर्व है। हाँ, लड़कियां कठपुतलियां है, इस बात पर किसे गर्व था, उसके माता पिता यानी सेन साहब और उनके पत्नी को। उनके बाद है, उनके किसी चीज को तोड़ते फोड़ते यानी तोड़ती फुड़ती नहीं थी, वो किसी भी चीज को तोड़ती फुड़ती नहीं थी। आगे आगे है, वे दौड़ती है और खेलती भी है। वे दौड़ती है खेलती है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, यानी वो एक टाइम में खेलती है, सिर्फ शाम के वक्त खेलती है, दौड़ती है, मौज मस्ती करती है। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बात उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, यानी उनको समझाया गया है अगर शाम के अलावा किसी और टाइम में खेलेगी तो पिटाई लगेगा। ये उसे समझाया गया है, ये इसका कहना है, उन्हें सिखाया गया है। वे ऐसी मुबारहात अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें। उसका कहना है वो मुहावरात अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी के लोग जो भी है उनके तमीज यानी संस्कार जो भी है उनसे कुछ सीखना चाहेंगे। उनका कहना है तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते खिलखिलाकर लिलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं होगा। उसका कहना खिलखिलाकर लिलकारी मारते हुए यानी सीटी बजाते हुए कोई सुना नहीं होगा। सेन परिवार के मुलाकाती शख्स के साथ अपने शरारती बच्चों से झिझक कर कहते हैं। शख्स वो उस अपने शरारती बच्चे से कहते हैं, झिझक कर कहते हैं, सीधे सीधे नहीं, झिझक कर कहते हैं। कौन? सेन परिवार के मुलाकाती जो उनसे मिलने के लिए आए हैं वो मुलाकाती। एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। उनके जो यहाँ जो भी आते हैं वो कहते हैं एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। उसका कहना फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। उसका कहना है तुम लोगों के कारण यानी तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता है। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, जहाँ तक सेन साहब के परिवार की लड़कियों का सवाल, उनकी बेटियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। यानी उनका कहना है सेन साहब की जो बेटी है उनसे मोटर कार के चमक दमक को, मोटर कार को कोई खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। उसका कहना है खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा खोखा, ना उम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा है। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा कौन था, तो सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा खोखा है। कौन है? खोखा है। ठीक ना। यह नहीं कि मिसेज सेन अपने और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का अभिभाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। उसका कहना है जो खोखा तब पैदा हुआ था जब उम्मीद उन्होंने छोड़ दिया था। उनको कोई उम्मीद नहीं था, तब वो कोई अनुभव नहीं था, उनके बावजूद भी खोखा हो गया था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। उसका कहना है उनके घर में जितने भी लोग थे, उनकी 5 बेटियां जो थी, उनके लिए नियम था, तो लेकिन उस नियम का, ये घर के नियम का अपवाद था खोखा। घर में इसको जो मन होता था वही करता था, उसको घर के नियम से कोई मतलब ही नहीं, घर में क्या नियम है नहीं है उनको कोई मतलब नहीं, वो करेगा वही जो उनका मन होता था। ठीक ना। और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, वो तो था ही। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। यानी उनका कहना है मोटर कार को अगर किसी से खतरा हो सकता था या टूट फाट सकता था, कुछ कोई दिक्कत हो सकता था, तो वो सिर्फ खोखा से, क्योंकि खोखा
सबसे खच्चर लड़का था, वो बहुत खच्चरपनी करता था। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती घर में अलग नियम थे, उनके लिए अलग नियम, सॉरी घर में अलग नियम थे। इनका क्या नाम देख, क्या क्या उसके पांचों बेटी का नाम क्या है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये उनकी पांचों बेटियां हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, जो पांचों बेटियों का नाम क्या है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। घर में अलग नियम थे, इनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। यानी सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती के लिए, यानी उनकी पांचों बेटी के लिए घर में शिक्षा के लिए अलग थी, व्यवस्था थी। और खोखा के पांचों हुई तो उनके लिए अलग व्यवस्था थी। उनका कहना है उनके लिए, खोखा के लिए अलग व्यवस्था थी। कहने के लिए तो सेन का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। यानी ध्यान में रखिएगा, सेन साहब जो थे सेन साहब जो थे वो अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। सॉरी, यहाँ इंजीनियर और बिजनेसमैन होगा, इंजीनियर या बिजनेसमैन, ठीक ना, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, ठीक। अभी से उसमें उसके लक्षण दिखाई पड़ते, उनका कहना अभी से ही उनमें इंजीनियर या बिजनेसमैन का लक्षण दिखाई देता है, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही है। उनका कहना है इसीलिए उसे इंजीनियर वाला ही ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक ना। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को ही भी बदल दिया था। यानी खोखा के दुर्ललित के कारण ही उन सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। याद रखिएगा, सिद्धांतों को किसके कारण बदला था? तो खोखा के कारण। सिद्धांतों को, घर के सिद्धांतों को किसके कारण बदला था? तो खोखा के कारण, ठीक ना। आगे देखिए, आगे है, अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। यानी सेन साहब के परिवार के कुछ दोस्त आते हैं जो भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विश्व का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। यानी उसके दोस्त लोग जो आते हैं, वो अपने दोस्त लोग, सारे दोस्त लोग के बीच चर्चा कर बैठते हैं जो किसका बेटा क्या बनेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। उसका कहना, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। वह तो उसे अपनी तरह से बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं, इनका कहना है, सेन साहब कहते हैं अपने बेटा खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आगे है, खोखा 5 साल का हो रहा था। हाँ, ध्यान में रखिएगा, खोखा कितने वर्ष का था? खोखा 5 वर्ष का था। ऐसा पूछा जाएगा 20 के दांत कहानी में खोखा कितने वर्ष का था? तो 5 वर्ष का था, ठीक। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे, ये उल्टा हो गया, 1-2 घंटे के लिए और उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। इसका कहना है कारखाने के जो बढ़ई हैं यानी मिस्त्री हैं, वो आए 1-2 घंटे के लिए, इसके साथ ठोक पीट करे, यानी सब काम करे, मिस्त्री ठीक ठाक करे, और ये इसके हाथ औजारों पे, यानी जिस औजार से हम लोग ठीक बुक करते हैं उस पे इसकी हाथ बैठ जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। उसका कहना है हिंदुस्तान के लोग यही बात को नहीं समझते हैं। एक दिन का बताया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गप कर रहे हैं। उनमें एक साहब वो साधारण हैसियत के थे। एक साहब साधारण हैसियत के आधार निवासी थे और सेन के दूर के रिश्तेदार भी थे।
वो उसका कहना का मतलब वो साधारण परिवार से थे, साधारण परिवार से थे और वो दूर के रिश्ते सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी थे। साथ में उनका सॉरी लड़का होगा यहाँ, साथ में उनका लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार। उसका कहना है वो लड़का जो था उनका बेटा, जो उनके दूर के रिश्तेदार थे जो साधारण परिवार के थे, उनका बेटा जो था वो तो था खोखा से छोटा लेकिन उससे बड़ा समझदार, खोखा से ज़्यादा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था और उससे ज़्यादा होनहार भी दिखता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी, सॉरी किसी ने होगा, कई ने, उसकी कोई हरकत, उसकी जो कोई हरकत देखकर किसी ने उसकी तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। उनसे पूछा जो बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, वो पत्रकार थे, पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब से शुरू हो गया। सेन साहब से शुरू किया, मैं तो खोखा को, सॉरी सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ और वे ही बातें दोहरा कर वे, या कुछ और होगा, यहाँ मिटा हुआ है बुक में, यहाँ कुछ और होगा, दोहरा कर वे नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, यानी पत्रकार जो थे वो चुपचाप मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के भविष्य में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, क्या कहा देखिए, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह जटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, यानी जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। जो कुछ बने उसका मन है, सॉरी जो कुछ बने उसका मन है, जो कुछ भी बने उसे पूरी आज़ादी रहेगी जो बने वो बनने के लिए। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठकर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर गए। उनके जब बाहर में कुछ हलचल हुआ, कुछ आवाजें आई तो सेन साहब उठकर जब बाहर देखने गए तो उनके मित्र भी उनके साथ ही देखने के लिए चले गए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। बाहर सेन साहब का सोफर मतलब ड्राइवर, सेन साहब का ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था, यानी लड़ाई झगड़ा कर रहा था। औरत के पास एक बच्चा 6-7 साल का खड़ा था, यानी 6-7 साल का बच्चा था जो उस औरत के पास खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। बच्चा जो था बार बार सोफर की ओर झपटता था, इसीलिए उसकी वो जो औरत थी वो उसे रोक रही थी। उनके बाद सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। यानी उनके कहना था कि जो गाड़ी के छू रहा था गाड़ी गंदा हो जाता, मैंने उसे अलग होने को कहा तो उन्होंने मुझे डांट दिया, बोला जाओ यहाँ से, तो उसे मैंने पकड़कर अलग कर दिया। इस बात पर मुझको मारने दौड़ा, यानी इस बात पर जब उसको पकड़ के अलग कर दिया तो वो लड़का ड्राइवर को मारने दौड़ा। ये ड्राइवर का कहना है सेन साहब को। अब उनकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। उनके बाद उनकी माँ भी आ गई और खामखा मुझसे ही उलझ गई। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गए। मदन की माँ जो थी वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुपचाप रह गई, कुछ नहीं बोली। सेन साहब ने बड़े शांत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। वो बोला, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना मदन फिर ऐसी हरकत ना करे। आगे देखिए, मदन को माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। यानी ड्राइवर धकला होगा तो गिर गया होगा तो
चोट लग गया हुआ, इसीलिए उसके घुटने से खून निकल रहा था। ठीक, तो उस खून को पोंछते हुए उनकी माँ चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया। यानी मदन जो था वो किरानी का बेटा था। किसका बेटा था? तो किरानी का, सेन साहब के किरानी का बेटा था। उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ आई। ठीक उसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा। सेन साहब ने लपका, सोफर ने भी दौड़ा, सोफर उनका ड्राइवर दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर, उनके दोस्त जो थे वो सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की ओर चले। सब लोग, उनके सारे दोस्त अपने अपने गाड़ी की ओर जाने लगे। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। सेन साहब जो थे वो जो है खोखा को हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे, यानी हंस भी रहे थे, उसे डांट भी रहे थे। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। ओ, समझे बात को? खोखा जो था वो गाड़ी के पिछले हेडलाइट, जो पीछे में जो लाइट होता है, उस लाइट का शीशा को चकनाचूर कर दिया था, फोड़ दिया था। ठीक ना, इसीलिए वह उसे डांट रहा था। डांट कैसे रहा था? तो मुस्कुराते हुए। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, सेन साहब को अपने मित्र को संबोधित करते हुए कहा, देखा लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है। कासू, यानी खोखा का दूसरा नाम ही है कासू, याद रखिएगा, खोखा का दूसरा नाम कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, यानी वो मोटर कार के पीछे, गाड़ी के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जी में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है। देखिए वो बात को क्या करा है, यानी मोटर कार ठीक करने में या उनके कुछ पुर्जों में, कुछ भी में, गाड़ी के कुछ भी में उन्हें इतनी दिलचस्पी अभी से ही है। वो कहना चाहते थे कि क्या बताऊं, शायद देखना चाहता था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। देखिए बात को कैसा बोल रहा है। वो बोले जो ये देखना चाहता था, शायद ये देखना चाहता जो उस बत्ती के अंदर क्या थे। ठीक, तो मतलब उसको फोड़ के देखे, कार का, गाड़ी का। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। सेन साहब ने खोखा को नीचे में खड़ा कर दिया जमीन पे और अपने दोस्तों के साथ उनके कार तक उनको छोड़ने के लिए चले गए। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मतलब देखते भी तो कुछ समझ पाते, उनमें भी उन्हें शक ही था। तो मिस्टर सिंह ने अपने कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े। यानी मिस्टर सिंह जो थे वो अपने कार के पास गए और सेन साहब को नमस्कार किए, गाड़ी में बैठने जा रहे थे, दरवाज़ा खोलने के लिए जा रहे थे, फिर अचानक रुक गए। उनकी निगाहें अचानक ही अगले चक्के पर पड़ी, यानी उनकी आंखें, उनकी नज़रें अगले चक्के पर पड़ी, गाड़ी की अगले चक्के पर पड़ी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा, अगर कुछ अजीब लगा उसे तो नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए और परेशान होकर खड़े हो गए। जब देखे अगले चक्के को तो परेशान होकर खड़े हो गए, यानी इसका मतलब खोखा कुछ न कुछ तोड़फाड़ कर दिया होगा। टायर बिल्कुल बैठ गया था, मतलब हवा नहीं था टायर में, टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। यानी अब देखिए वो बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कासू यानी खोखा ने गाड़ी के टायर का हवा निकाल दिया हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों, यहाँ चक्कों होगा, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। उनका कहना हुआ, वो कहे सेन साहब ड्राइवर को, जो ड्राइवर देखो कहीं दूसरे चक्का का भी तो हवा नहीं निकाल दिया है, देखो कहीं दूसरे चक्का का भी हवा नहीं निकाल दिया है, और देख करके जाओ, पंप ले करके आओ, इसमें हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो। वो बोला, और हाँ कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई है। ड्राइवर ने
कार के एक चक्के लगाकर यानी कार के एक चक्कर एक चक्कर यानी चार के चारों साइड घूमे। कार के एक चक्कर लगाकर सूचना दिया, उन्होंने सूचना दिया हाँ दूसरी टायर की भी दूसरी ओर के पिछले चक्का यानी दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी, उसका कहना हुआ। उन्होंने कहा काम तो कासू, यहाँ काजू नहीं होगा कासू होगा, गलती से काजू लिखा गया, कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहा था। उन्होंने ड्राइवर ने बोला काम तो कासू का ही लगता था, यहाँ देखे थे कासू ही खेल रहा था। ड्राइवर ने कहा यानी शोफर ने कहा। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। उन्होंने बताया और पंप लेने अंदर चला गया। तब तक मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। और मुखर्जी साहब जो थे उनकी गाड़ी अच्छी थी, उनकी गाड़ी को कुछ तोड़फाड़ नहीं किया था। तो उन्होंने मुखर्जी ने पत्रकार के परिवार के साथ और खुद के साथ यानी अपने उन्होंने उसके साथ चल दिए। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियां पर बैठकर बात कर रहे थे। सेन साहब और मिस्टर सिंह जिनकी गाड़ी के टायरों का हवा निकाल दिया गया था, वो कुर्सी पर बैठकर लॉन में कुर्सी पर बैठकर बात कर रहे थे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्के से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी। उन्होंने कहा जो कासू जो है वो गाड़ी के चक्कों का हवा निकालने का हिकमत जान चुका था, तरीका जान चुका था, उसका कहना हुआ। आगे देखिए, और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था, यानी उनका कहना हुआ जो मौका मिलते ही उन्होंने हवा निकाल दिया। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उनकी दिलचस्पी है। उनका कहना हुआ ये देख कर के तो साफ साबित होता है कि उनका इंजीनियर में दिलचस्पी है, इंजीनियर का काम करने में उन्हें अच्छा लगता है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बात हो रही थी, यानी इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बिना काम की बात हो रही थी जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो सोफर, यहाँ सोफर होगा, गलती हो गया। सोफर को मदन के पिता गिरधरलाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। यानी कि अंदर वो आए तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा जो मदन के पिता जो है गिरधरलाल, याद रखिएगा मदन के पिता का नाम क्या था गिरधरलाल। वो जो थे उनको जो उनके फैक्ट्री का किरानी था उन्हें बुलाने के लिए बोला गया, जो उनको बुलाओ। गिरधरलाल आया और यानी उन्हें बुलाने के लिए बोला तो उन्हें बुलाकर लाया गया। गिरधरलाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सेन साहब के सामने मुड़ी नीचे करके खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। जैसे खून के जुर्म में जब किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो कोर्ट में वो जज के सामने सर झुकाकर खड़ा होता है। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। उनका कहना हुआ मदन गिरधरलाल का बेटा, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा क्या वह अलग मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा, यानी गाड़ी को वो गंदा कर रहा था, जब ड्राइवर अलग किया तो उन्हें मारने दौड़ा। और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपट रहा था, यानी उनका कहना हुआ जब मैं भी वहाँ पहुँचा तो मेरे सामने भी वह ड्राइवर की ओर झपट रहा था, डर नहीं रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। उनका कहना हुआ ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे बन जाते हैं, चोर डाकू बन जाते हैं। गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता था, यानी बीच बीच में वो जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था, उसकी हालत क्या होती तुम जानते ही हो, यानी उनका कहना उनकी हालत क्या होती है तुम जानते हो। चोर डाकू की हालत क्या होता है, जहाँ पकड़ा था वहाँ पिटा जाता है। ये उनका कहना था, हालत क्या होती है जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। उनका कहना था उसे संभालने की कोशिश करो, बिगड़े ना। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो, यानी तुम जा सकते हो, जाओ। उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर से आते हुए
मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह स्नानगार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ कुंजलाकर पिता सेन ने कुछ झिझक कर, यहाँ झिझक कर होगा, पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, गिरधर जो मदन का पिता है वो बहुत समझदार आदमी है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। उनकी बीवी ने ही, यानी मदन की माँ ने ही मदन को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त को खाल उधेर दूं, यानी उनका मन हुआ था कम वक्त को खाल उधेर दूं, खूब पीटूं। गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रोड एंड स्पेशल चाइल्ड्स। माता ने की नींद टूट गई। क्या? माता ने की नींद टूट गई। ठीक, नींद टूट गई। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर झीज आ रही थी, यानी उनके पति जो बोल रहे थे उन पे उन्हें झीज आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी झीज मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। कमबख्त, जो मदन को जो डांट रहे थे उनके पिता, जो उनकी माँ को जो गुस्सा आया तो उन्होंने मदन पे ही चिल्लाया। भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आत्मरुदन रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिसकाई सोनों के स्नानगार तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढव मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहत की बगल वाली गली में निकला। वहाँ धूल से मदन पड़ोसियों से आवारागर्दा छोड़कर के साथ लट्टू खेल रहा था। आवारागर्दा छोकरों के साथ लट्टू खेल रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। यानी मदन से कहा खोखा बड़ी रोब के साथ, गुस्से के साथ। दूसरे लड़कों को कोई खास इज्जत नहीं थी। वे खोखा को अपने जामत में शामिल लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। यानी वो खोखा को अपने टीम में लेने से नज़रअंदाज नहीं करते थे खेल के टीम में। पर उनके मानित प्रताड़ित लीडर मदन को, और उनके लीडर जो थे मदन ही थे, मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी? मंजूर तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी वजह से उन्हें काफ़ी पिटाई भी लगी थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, यानी जा अपने बाबा की गाड़ी पे बैठ। यानी उनके पिता को जो गाड़ी थी उन पे जाके बैठ। कासू गुस्सा में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। यानी वो अपने घर के नौकर पर, बहन पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल की उसे कोई कुछ कर दे, यानी क्या मजाल की कोई उन्हें कुछ कर दे, कोई नहीं। सेन साहब की डर से उसने आव देखा ना ताव देखा, मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। यानी मदन को एक घूसा मार दिया। चोर गुंडो डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। वह तुरंत कासू पर गुस्सा हो गया, टूट पड़ा, मारने लगा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगा, और सब लड़का वहां से दूर हट गया थोड़ा सा, और सब लड़ाई को देखने लगा, उनका मजा लेने लगा। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले और
गली के कुत्ते की लड़ाई थी। बंगले और पिल्ले, यहाँ है बंगले और पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। बगल के उसका कहना, बगल के गली के कुत्ते और पिल्ले की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता, यानी यही अगर उसके घर में लड़ाई हो जाती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। वहां से तो तुरंत वो 1 मिनट के अंदर ही रोता हुआ भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते। उनका इसका कहना है, महल और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर तो महल वाले का ही जीत होता है। पर उस हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनके मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अलब कहाँ। उन्होंने तो अपने दुर्मान्य लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लड़ने की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा भारा फिरता। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से हंसता हंसता, यानी आस्ते आस्ते घर में घुस गया। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, यानी मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, यानी आज की पिटाई जो होगी और दिनों की पिटाई से भी बहुत बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था? लेकिन कोई उपाय नहीं था, जाना तो पड़ता क्योंकि भूख लगा हुआ था। वह पहले रसोई में घुसा। सबसे पहले रसोई में घुसा। माँ नहीं थी, उसकी मम्मी नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। बगल सोने वाले कमरे यानी बेडरूम से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। उन्होंने शांति से भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। यानी खाना खाने के बाद वो पहले शांत से भरपेट खाना खा लिया, उनके बाद दरवाजे के पास गया और बातचीत सुनने लगा जो अंदर में क्या बात कर रहे हैं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे, यानी उन्हें बड़ी अजीब लगा जो इतने बड़ा कांड करने के बाद, यानी इतनी बड़ी लड़ाई करने के बाद उसके बाबू कुछ बोल नहीं रहे थे, हल्ला नहीं कर रहे थे। और दिनों की तरह उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका। उनकी माँ ने कोई बात पूछी जिन्हें यह मदन ठीक से सुन नहीं सका। आगे तो उसके बाबू ने, यानी उसके पापा ने झलझला कर कहा, अरे भाई, बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। यानी उनके मालिक ने बोला, उन्हें उसके सेन साहब ने, जो कल से तुम काम पे नहीं आना और कल अपने ऑफिस से अपनी तनख्वाह ले लेना और मकान खाली कर दो। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती कह रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला गया। यानी शांति से चुपचाप वो बरामदे पर जो चारपाई रखी थी, यानी खटिया जिनको बोलते हैं, उन्हीं को चारपाई बोलते हैं, उन पे वो सोने के लिए चले गए। तो अंधेरे में उनके पैर लोटे से लग गया। तो अंधेरा में उनका पैर लोटे से टकरा गया। लोटे पानी पीने वाला लोटा जो होता है, लोटे की उन उत की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी, यानी वो कमरे से बाहर आ गया। कौन? मदन की पापा, और उसके साथ उनकी माँ भी आ गई। मदन चौंक कर घूम गया। यहाँ मदन होगा। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। यानी वो दोनों हाथ छाती से बांध कर खड़ा हो गया, जो अब तो हम मार फिक्स खाएंगे, क्योंकि आज दिन में तो
बड़ी लड़ाई करके आए हैं। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। मगर बहुत पीटने के बाद रोता भी था, लेकिन बहुत बहादुरी के साथ रोता भी तो बहादुरी के साथ। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत खींच लिए। मदन ने अपने दांत को खींच लिए, दबा लिए, डर से जो मेरी पिटाई होगी। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। मदन के बिल्कुल पास आ गया था गिरधर कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे की नाराजगी का बदला हट गया, यानी अचानक वो हंसने लगा। उनके चेहरे पर जो नाराजगी थी वो हट गई। उसने लपक कर मदन को हाथ में उठा लिया। उन्होंने लपक कर मदन को हाथ में उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देखता था। मदन अपने हक्का बक्का होकर अपने पिता को देखने लगा। ये कैसे हो गया यार, तो मेरी पिटाई होने वाली थी, यहाँ तो ये हंस रहे हैं। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह से प्यार किया था, यानी उसे याद नहीं है कि उनके पिता ने उसको कब इस तरह से प्यार किया था जिस तरह से अभी कर रहा है। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोला उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा खोखा को खोखा को दो दांत तोड़ डाले, यानी खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हा हा हा, यानी इतना बोलकर कहानी खत्म, द एंड। तो आइए अब हम लोग ये कहानी हम लोग आज पढ़ लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग ने देखा हिंदी के चैप्टर 2 विष के दांत। विष के दांत का क्या है, तो विष का दांत कहानी है। इसका लेखक कौन है, तो लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। ये आज आपका वीडियो पार्ट 1 मिल गया। तो अब वीडियो पार्ट 2 क्या, वीडियो पार्ट 2 में क्या मिलता है, तो वीडियो पार्ट 2 में आपको मिल जाता है ऑब्जेक्टिव। वीडियो पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव, उनके बाद आ जाएगा आपका वीडियो पार्ट 3। क्या आ जाएगा, वीडियो पार्ट 3। वीडियो पार्ट 3 में क्या मिलता है, तो वीडियो पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।